वेलकम बैक बच्चे लोग, कैसे हो भाई? आप सभी लोग का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल में टी लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जो ऑलरेडी आप पहले लेक्चर नंबर 1 आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है ना। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 2 में जो बच चुका है, आगे हम लोग का जो लिविस ऑक्टेट थ्योरी, जिसमें हम लोग करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। कोवैलेंट बॉन्ड में जो अलग अलग थ्योरी जो दिया गया था, उन सारे थ्योरी को आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। देखो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा इधर उधर का नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको एनसीईआरटी बेस पर ही सिखाने वाला हूँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाला हूँ। बहुत जल्दी लाइव क्लास भी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखो, सबसे पहली बात बता देता हूँ, जब आप कोवैलेंट बॉन्ड की बात करोगे ना, तो इसमें बहुत सारा थ्योरी दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। आप सोचोगे बहुत सारा थ्योरी क्यों दिया गया, तो थ्योरी देने के पीछे भी कारण था। अब होता क्या, एक थ्योरी देने के बाद वो थ्योरी अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस केस में दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरा थ्योरी दिया, वो भी अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तीसरा दिया। उसी तरह से आगे कंटिन्यू चलता रहा। तो आप सोच रहे हो क्या इसी तरह से चलता रहेगा? तो जब जब साइंस गलत होगा, किसी दूसरे के द्वारा गलत ठहराया जाएगा। अरे सही मायने में साइंस तो गलत नहीं होता है। जब जब किसी साइंटिस्ट के द्वारा साइंस को गलत एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसके बाद वाले साइंटिस्ट अगर सही एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं, तो उस केस में आपका क्या करना होगा, हम लोग को अलग अलग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 4 थ्योरी अलग अलग लिख कर ले आया हूँ। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है लेविस ऑक्टेट थ्योरी। उसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वीबीटी कहते हैं हम लोग। उसके बाद आता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको वेस्पर नाम से जाना जाता है, VSEPR। इसको क्या कहा जाता है भाई? वेस्पर कहा जाता है। आप बहुत जगह क्लास में भी सुने होंगे वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी। एक्चुअल में क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और लास्ट में कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको बोला जाता है मॉट। क्या बोला जाता है? मॉट बोला जाता है। तो ये सारा थ्योरी जो है हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में क्या ये सारे थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे? क्या बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि सारे थ्योरी एक क्लास में पॉसिबल है भी नहीं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिविस ऑक्टेट थ्योरी की बात करने वाले हैं। जो लिविस ऑक्टेट थ्योरी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा थ्योरी है। तो इसको आज के क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा कर दूं, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पता चल सके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको क्या बता दिया था, को बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, और उसी में एक कोवैलेंट बॉन्ड भी था। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड हम लोग पढ़े थे। नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है ना। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा? तो सिर्फ और सिर्फ लिविस ऑक्टेट थ्योरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। लिविस ऑक्टेट, जहां तक नाम से ही पता चल रहा है ऑक्टेट की बात कर रहा भाई, तो ऑक्टेट ही तो होगा। ऑक्टेट का मतलब हम लोग पढ़े क्या? 8। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्टेट का मतलब होता है 8, मतलब 8 से जुड़ा नाता। ये 8 वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो कहता क्या है लिविस ऑक्टेट थ्योरी कि एटम्स विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कहता है कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो कोई भी हम कंपाउंड ले लें, H2SO4 ले लें, या फिर कोई सा भी आप ले लो, आप अपनी मर्जी से ले लो, HCl ले लो, या जो भी आप ले लो, ठीक है ना। जितने भी कंपाउंड बनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनते हैं? तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बनते हैं। ये थ्योरी कहता है, कौन सा? लिविस ऑक्टेट थ्योरी। और जब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बनता है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये 8 वाली बात करेगा, मतलब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा। 4 बॉन्ड या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? लुईस ऑक्टेट रूल बोला गया, है ना। तो यहां तक मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होगे तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करना, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि हम लिविस ऑक्टेट थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, और लिविस ऑक्टेट थ्योरी क्या कहता है। लिविस ऑक्टेट थ्योरी कहता है कि क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा चीज? कोई भी कंपाउंड। और बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्यों करता है?
तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करता है। ये कौन कहता है भाई? लिविस ऑक्टेट थ्योरी कहता है। तो यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बनता है। और आप पढ़ चुके होंगे कि ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी, पढ़े हैं ना हम लोग, डिप्लेट और ऑक्टेट। ऑक्टेट या डिप्लेट जब भी बनता है तो स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए बनता है। और ये स्टेबिलिटी आप कैसे पूरा करोगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद। तो चलिए इसके बाद क्या कहता है कि अगर आप डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो, होता है ना जैसे हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे CH4 है, आपको दे देता है एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर, हम लोग इस तरह से कुछ बना देते हैं ना, या फिर इस तरह से कुछ बनाते हैं, आप तो देखे ही होगे, बनाए ही होगे, है ना। अब यहां पर लिविस ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार ही तो हम लोग चल रहे हैं। ये क्या बोला था? कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करता है। और यहाँ देखो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहता है, और स्टेबिलिटी कब आता है? जब वो ऑक्टेट पूरा करता है। तो कहता है कि आप जो स्ट्रक्चर ये बनाओगे, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हमको एक सेंट्रल एटम की जरूरत पड़ती है। आप पूछोगे सेंट्रल एटम क्या होता है सर? तो भाई जो सेंटर में हो वही तो सेंट्रल एटम है। जैसे यहाँ के लिए कार्बन, ये कार्बन आपका क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया। तो जो भी सेंटर में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम कहेंगे। और ये कार्बन आपका क्या हो गया? सेंट्रल एटम। तो आखिर हम कैसे फाइंड करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है? इसको फाइंड करने का कोई उपाय भी है क्या? बिल्कुल है ना, हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, जब भी आप सेंट्रल एटम फाइंड करो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल एटम फाइंड कर लिया भाई, तो ये मान के चलो कि आपका ये डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे सेंट्रल एटम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली बात, सेंट्रल एटम वही होगा जिसका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब आप मेरे से पूछोगे सर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं हम लोग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि पहला चीज कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। किसमें? वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उसमें कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहता है कि वो मल्टीपल बॉन्ड करने वाला हो, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड बनाओ। अब तुम खुद बताओ कि अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड कहाँ से बना पाएगा? पॉसिबल ही नहीं हो। सेंट्रल एटम कहाँ से बनेगा? एक बॉन्ड अगर आप बनाओगे तो इसमें सेंट्रल एटम वाली क्या बात हो जाती है? कुछ नहीं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो सेंट्रल एटम के लिए एक बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा वो सबसे कम नंबर में होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं मैं? ये लो, H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इन तीनों में सबसे कम कौन सा है भाई? इन तीनों में सबसे कम आपका सल्फर है। इसका मतलब ये आपको पता चल रहा है कि सल्फर क्या होगा? सल्फर होगा लिस्ट नंबर में, ठीक है ना। और इसका मतलब सल्फर हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। ये पहचानने का तरीका, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने का तरीका। हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। अब आपसे आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है किसका कम है? तो इसको पता करने का भाई तरीका है, आप याद रखना, फोन, FON, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। क्लोरीन और ब्रोमीन का ऑलमोस्ट बराबर होता है। उसके बाद आयोडीन हो गया। इसी तरह से आपका सबसे जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा है? हाइड्रोजन है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा कौन सा है भाई? फ्लोरीन है। इसका मतलब है कि जो सबसे कम वाला होगा वो सेंट्रल एटम बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, फ्लोरीन भी कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। इसका मतलब सेंट्रल एटम बनने का जो शुरुआत होगा क्लोरीन कार्बन से होगा, और कहाँ तक जाएगा भाई? ऑक्सीजन तक जा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना।
एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करें। तो देखो यहाँ पर कार्बन है, CH4 है, तब बताना इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। आप मेरे साथ करते चलना और बताते चलना। सेंट्रल एटम कौन सा भाई? तो भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन कभी बन नहीं सकता है और लिस्ट वाला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहिए, और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम ही तो है। तो सेंट्रल एटम कौन सा कर दूंगा मैं? कार्बन कर दूंगा। क्लियर? उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस तरह से ये क्या कर दिया? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब बताना ये जो फॉर्मेशन हुआ बॉन्ड का, ये कार्बन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए किया ना? कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ ना, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया इसी बहाने। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट CO2 की बात करें तो यहां पर भी आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन 100% आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इधर डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O। देखो आप कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, और इसीलिए कार्बन को क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम कहेंगे। NH4 प्लस, नॉर्मली आप सुने होंगे NH3, लेकिन यहाँ की बात क्या हो रही है? NH4 प्लस। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही इस तरह का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो आपका 3 ही फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? तो यहाँ लेंगे नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो ये 2 और एक 3 और ये 4, ये 4 हाइड्रोजन। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो सेंट्रल एटम के ऊपर प्लस लिखोगे, बस हमारा काम हो गया। NH4 प्लस का आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने फॉर्म कर दिया, है ना। H2CO3, H2CO3 भी करोगे तो सिंपल इसी तरह से आप कर सकते हो। जैसे 100% कार्बन आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो यहां पर कार्बन लिख दिए, सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, तो कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ना, तो ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो गया पूरा। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी हो रहा है और ऑक्सीजन का भी हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। चलो H2SO4 आप लोग बताओ, फटाफट मेरे को बताओ किससे बना किससे नहीं बना। तो देखो यहाँ पर भी उसी तरह से देखेंगे हम लोग। सेंट्रल एटम कौन सा भाई? सल्फर। तो ये लिखा मैंने सल्फर। SO4 है, ये किया ऑक्सीजन, इधर किया ऑक्सीजन, ये इधर हो गया और एक ऑक्सीजन इधर हो गया और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर हो गया। तो देखो यहाँ पर H2SO4। अरे वाह, आप सोचोगे कि सल्फर का सर 6 बॉन्ड कैसे हो गया? अभी तक तो आप 4 बॉन्ड की बात कर रहे थे। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, यही ना। तो देखो ये जो है दैट इज ड्रॉबैक है। ये किसका ड्रॉबैक है भाई? लिविस ऑक्टेट थ्योरी का, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्या है? लिविस ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक है कि जब ऑक्टेट पूरा करने के लिए करता है तो ये क्या हो गया? यहाँ पर तो आपका 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। उसी तरह से PH3 की बात करें तो ये लो P, इधर H, इधर H और एक H इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका लोन पेयर हो गया। तो ये सब चीज आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। अब बात यहां पर यह है कि कुछ ऐसा चीज है जो आप सोचोगे कि आखिर ये कैसे हो गया, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, जो भी हमने बात कर रही थी ना कि सर ये कैसे हो गया, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर दिया। तो ये सब जो था आपका लिमिटेशंस था किसका? लिविस ऑक्टेट थ्योरी का। तो पहला लिमिटेशन क्या आया बच्चा? पहला लिमिटेशन आया एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अब नाम आप सुने होंगे हाइपो, और एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है भाई कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि
लिविस ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कंपाउंड बनता है क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करना होता है, पर यह सही नहीं था। कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे थे पर फिर भी कंपाउंड थे। इसका जवाब लिविस के पास नहीं था। तो ये जवाब जब लिविस के पास नहीं मिला तो यही चीज तो उसकी कमी हो गई। और हाइपोवैलेंट मतलब लेस देन ऑक्टेट, 8 से कम इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, इसीलिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड। तो जो भी इस तरह के कंपाउंड जैसे BeF2, तो ये लिख दिया मैंने B और इधर F और इधर F। अगर आप देखोगे तो B के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो हाइपोवैलेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ, हुआ ना। उसी तरह से BF3 की बात करें तो लो मैंने Ba लिख दिया, इधर F इधर F और एक F नीचे। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा आपको ब्रोन के साथ। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हाइपोवैलेंट हो गया ना। तो ये सबके सब क्या था, लिमिटेशंस था किसका, लिविस ऑक्टेट थ्योरी का। अगले लिमिटेशंस की बात करते हैं तो जो अगला लिमिटेशन आ रहा हाइपर वैलेंट कंपाउंड, जो भी मैंने आपको बताया था ना H2SO4, ये कैसा कंपाउंड था भाई, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। अब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट का थ्योरी तो खराब गलत हो गया ना। वो तो कहा था कि 8 भी पूरा करना चाहता है, पर ऐसे भी कंपाउंड मिले जो 10 12 15 पूरा कर रहे थे। इसका मतलब देखो यहां पर ही देख लो P और ये 5 है, तो एक F F F F और F, टोटल आप देखोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये ऑक्टेट तो पूरा नहीं कर रहा है ना, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। चलो SF6 भी देख लो आप। सिमिलरली S, इधर F करो भाई, इधर F करो, इधर F करो, इधर F F और F। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। और 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा है। सेम चीज आपका H2SO4 में आ रहा है। जब ये अभी मैंने बताया था बीच में सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ चला गया। टोटल कितने हो गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका मतलब कि ये ऑक्टेट से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि ऑक्टेट ने क्या कहा था, लिविस ऑक्टेट ने थ्योरी ने कहा था कि 8 ही पूरा करने के लिए कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता, और ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। फिर कैसे हो गया भाई, इसका जवाब लिविस के पास नहीं था, है ना। चलिए अब तीसरे लिमिटेशंस की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कहा क्या था कि कोई भी कंपाउंड जो बनेगा, कोई भी कंपाउंड जो बनेगा, उस कंपाउंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कौन कौन चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका ऐड कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता है, ये कहा था। कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता, जब भी होगा तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे जिसमें ऑड नंबर थे, जैसे NO, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 8, टोटल कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। NO2, नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास यहाँ 16 हो गए, कितने हो गए भाई, 23 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी एग्जिस्ट करता है। Cl2, क्लोरीन के पास कितना, 17 और ऑक्सीजन के पास कितना, 16, टोटल कितने हो गए, 33 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जबकि लुईस ऑक्टेट ने क्या कहा था कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन रखता है तो कभी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड हम लोग को मिले जो कि क्या कर रहा था, ऑड नंबर में होने के बावजूद भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। चलिए अगली की बात अगर कर लें भाई तो अगला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल एलिमेंट्स। भाई देखो एक चीज बताते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ी, लिविस ऑक्टेट ने कहा था भाई कि ऑक्टेट 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 पूरा करने के लिए कंपाउंड बनाता है। इसका मतलब जो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा किया हो उसको तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। पर कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिसमें जो एलिमेंट थे ऑलरेडी ऑक्टेट को पूरा किए हुए थे, जैसे जिनोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सारे के सारे नोबल एलिमेंट है। क्या है भाई, नोबल एलिमेंट। उसके बावजूद भी ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, देख लो आप,
XeO3, Xe दैट इज नोबल एलिमेंट, ये कंपाउंड कैसे बना रहा है जबकि ऑलरेडी स्टेबल है। XeF2 ये भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्रिप्टन F2, XeOF2, आखिर ये सारे कंपाउंड कैसे बनाया, इसका जवाब जो था लुईस के पास नहीं था। तो अगर जिसका जवाब नहीं होता है तो वही तो लिमिटेशन होता है, और ये सारे लिमिटेशंस किस में थे, लुईस ऑक्टेट थ्योरी में थे। तो बताना आपको कैसा लगा ये सारा कुछ। अब भाई ये जो है ना, ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये हम लोग आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आज तो नहीं होने वाला। आपको बस जो आपका जो थ्योरी है कोवैलेंट बॉन्ड का, उसमें से एक थ्योरी हम लोग पढ़े, कौन सा, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। आपको आज मैंने क्या बताया, सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आज के क्लास में आपको पता चल गया है। तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई फॉर्मल चार्ज के बारे में, है ना, फॉर्मल चार्ज क्या होता है। आप मेरे साथ बने रहना। आप कहोगे सर ये नया चीज़ क्या है, नया बिल्कुल नहीं है। जैसे आप पढ़े होगे ना SO4 माइनस, अब ये जो माइनस है, ये माइनस किसके ऊपर है, इसके ऊपर है कि O के ऊपर है, ये हमको नहीं पता होता है। NO3 O के ऊपर माइनस है कि N के ऊपर है, नहीं पता होता। तो ये हम पता करते हैं किसके थ्रू, फॉर्मल चार्ज के थ्रू। तो इस चीज के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई थोड़ा सा बने रहिए, आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ, बहुत सारा रिसोर्सेज का यूज करता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर किया कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन होता है और यही हमारी पूंजी होती है। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।